of the Best Concept National Award. आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। इतिहास करवटे बदल रहा, युग ने ली अंगड़ाई, जाग उठी भारत की नारियां, शिव से शक्ति पाई। वंदे मातरम करे जगत, श्रद्धा भाव समर्पण। ओम शांति। पिछली कड़ी में हमने जाना और समझा कि नारी अपनी विशेषताओं को जानकर ही सही विधि से पुरुष प्रधान देश में अपना अधिकार प्राप्त कर सकेगी। कहते हैं नारी अथवा स्त्री का अस्तित्व एक रहस्य है और वह बहुत गहराई लिए हुए है। प्रत्येक व्यक्ति की एक पहचान होती है। नन्हा सा शिशु भी अपना नाम पुकारे जाने से सचेत होकर देखने लगता है। भारतीय समाज में नारी ही वो जीव है जिसकी अपनी कोई निजी पहचान नहीं। विवाह पूर्व वो किसी पिता की पुत्री है, विवाह के बाद वो किसी पुरुष की पत्नी है। उसका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, कोई अलग अस्तित्व नहीं है। उसका तो नाम भी अपना नहीं है, क्योंकि अधिकतर परिवारों में विवाह मंडप में उसका नाम भी बदल दिया जाता है। दूसरी तरफ आज वो समाज के सभी निरर्थक बंधकों को तोड़ चुकी है और चल पड़ी है अपनी मंजिल की ओर। वो क्या गुण है नारी के अस्तित्व में जो उसे समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान दिलाता है? नारी के उसी अस्तित्व की सत्य पहचान करेंगे हम अपने आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नारित्व दर्शन। सीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। नर नारी में दर्शनिया, आत्मदर्शन शक्ति दर्शन, आत्मदर्शन शक्ति दर्शन, नारित्व दर्शन, नारित्व दर्शन, नारित्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। ओम शांति। मैं हूं इस प्रोग्राम का सूत्रधार अमन यतन वर्मा और नारी अस्तित्व के इस रहस्य को हमारे सामने उजागर करेंगी। पिछले 60 सालों से आध्यात्मिकता की बारीकी से अध्ययन करने और अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने वाली वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी। शीलू दीदी ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में राजयोग शिविर की निर्देशिका हैं। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के शिक्षा प्रभाग के संयोजिका के रूप में कार्यरत हैं। टीवी चैनल में प्रवक्ता, महासम्मेलन, वक्ता और अनुवादक। यही नहीं बल्कि अभी तक दीदी लगभग 5 महाद्वीपों में 60 से भी अधिक देशों में यात्राएं कर चुकी हैं। तो तहे दिल से हम स्वागत करते हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी का। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम आज के विषय पर चर्चा शुरू करें, मैं चाहता हूं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा नारी के अस्तित्व की सत्य कहानी का हम दर्शन करें। किसी भी समाज के विकास का मापदंड नारी के अस्तित्व की स्थिति पर निर्भर होता है। अपनी सृजनशीलता, कोमलता और विकासशीलता के कारण वह संस्कृति का दर्पण है। उसका उत्थान और पतन समाज का उत्थान और पतन है। संपूर्ण सृष्टि में प्रथम 2 युग, सतयुग और त्रेता युग अर्थात 2500 वर्ष तक नारी का दैवीय अस्तित्व था। इस युग में नारी सर्वगुण संपन्न थी। पितृगृह में उसका वर्चस्व था। शादी के बाद उसे लक्ष्मी का ओहदा मिलता था।
वह समाज की प्रधानता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता से विभूषित थी। वह मूल्यों की मूर्ति थी। 2500 वर्ष की इस गौरवमय यात्रा के बाद नारी के वैदिक अस्तित्व ने मध्यकाल द्वापर युग में प्रवेश किया। अब यह देवी के बजाय साधक के पद पर आसीन हो गई। उसे कल्याणी एवं भगवती शब्दों से संबोधित किया जाने लगा। इस काल में स्त्री पुरुष में भेद नहीं के बराबर था। दोनों का जीवन श्रेष्ठ और समान था। राजनीति, न्याय, यज्ञ कर्म पर माताओं का भाग लेना स्वाभाविक था। समय की बढ़ती गति के साथ साथ नारी अत्यधिक चिंताजनक परिस्थितियों में फंस गई। इस समय पुरुष ने नारी को अपनी सहयोगिनी के बजाय निजी संपत्ति बना लिया। मध्य युग के अंत में आते आते वह परिस्थितिवश आत्मोत्सर्ग के मार्ग पर अग्रसर हुई। कहीं जौहर की ज्वाला में जली तो कहीं मीरापन अपने साध्य को पाने की साधना में रत रही। सामाजिक कुरीतियां, बंधनों ने भी उस पर कहर ढाया। सती प्रथा के नाम पर जलती लपेटों में नारी भुनती गई। परिणाम स्वरूप सती प्रथा, बाल विवाह आदि के विरोध में, नारी शिक्षा और विधवा विवाह आदि के पक्ष में आंदोलन चले। शिक्षा का प्रसार हुआ। भारतीय संविधान ने सबको समान अधिकार दिए, परंतु नारी संघर्ष की कहानी समाप्त नहीं हुई। अतः नारी में विद्रोह पनप रहा है, क्योंकि नारी के यथार्थ और आदर्श अस्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। आज हर क्षेत्र में कुछ मुट्ठी भर नारियों ने अपने महान अस्तित्व का परचम लहराया है। नारी के प्रति है मान्यताएं, भोग्या, पुरुष की दासी, पांव की जूती, नारी की अकल उसके पांव की एड़ी में, नारी के लिए पति परमेश्वर गुरु, नारी नर का द्वार। इन असत्य मान्यताओं ने अत्याचारों और शोषण की इस आग में घी का काम किया है। समय समय पर विरले समाज सुधारकों ने नारी की पीड़ा को समझ उसको सबल बनाने के पक्ष में आवाज उठाई, परंतु उनका यह कार्य उनके जाते ही ठंडे बस्ते में डल गया। यह स्थायी रूप से तभी संभव होगा जब समाज नारी के अस्तित्व की सत्य पहचान को समझे। दीदी, मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में प्रकाश डालें। जब नारी के अस्तित्व की बात करते हैं तो पहले हमें यह समझना होगा कि अस्तित्व का मतलब क्या है। जी। अस्तित्व जब कहते हैं तो इसका अर्थ केवल एक शरीर को देखना नहीं है, और अस्तित्व माना उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको देखना है, क्योंकि वही चैतन्य शक्ति है। तो वो न्यूट्रल जेंडर होने के कारण उसमें दोनों प्रकार के गुण हैं। पुरुष के भी गुण हैं तो स्त्री के भी गुण हैं, और इट डिपेंड्स कि कौन सा ऊपर है, कौन सा शक्तिशाली है, उस अनुसार वह उसको वैसा चोला मिलता है। इसलिए स्त्री का अस्तित्व कोई अलग से नहीं है, आत्मा ही है, और वो आत्मा दोनों रूप धारण कर सकती है। इसलिए जब अस्तित्व कहते हैं तो आत्मा को अगर हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी दृष्टि उस आत्मा के प्रति होगी जिसके अंदर दोनों प्रकार के संस्कार हैं। मेल भी है और फीमेल। मेल भी है और फीमेल। भाई वाह, बड़े दिनों बाद एक नई चीज मेरे सामने आई है। इस पर और अधिक प्रकाश डाला जाएगा, और साथ ही मिलेंगे अपने एक खास मेहमान से एक छोटे से ब्रेक के बाद। अबला जीवन, हाय तेरी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तेरी चमड़ी का सौदा होता है, तुम वस्तु बन गई हो। मुझे शक्ति दो। कमजोर बताना बंद करो, ये भूल नहीं चिंगारी है। इसे सताना बंद करो, सबला भारत की नारी है। धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना देख उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। देखना ना भूलिएगा। विनर ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट नेशनल अवार्ड, नारीत्व दर्शन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन। नारी को नहीं, नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। ओम शांति। ब्रेक से पहले हमने जाना नारी अस्तित्व के एक खास पहलू को। नारी अस्तित्व की इस खोज का जवाब देने के लिए
हम बुलाना चाहेंगे एक खास शख्सियत, श्रीमती अंजू शर्मा जी IAS, जो गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में सेक्रेटरी का पद संभाल रही हैं। ई ममता मदर एंड चाइल्ड नाम की एक खास योजना का निर्माण और विकास अंजू जी के ही नेतृत्व में हुआ है और इस योजना को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया और सभी राज्यों में इस योजना को चलाया गया। इन सब के साथ ही अंजू जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डायरेक्टर के रूप में भी कार्यरत रही हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्रीमती अंजू शर्मा जी का। नमस्कार, आइए बैठिए। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए। हमारे शो का नाम है नारीत्व दर्शन। हम आज बात करने जा रहे हैं नारी के अस्तित्व की सत्य पहचान को लेकर। तो आपके अनुसार नारी का जो असली अस्तित्व वो क्या है? नारी को हिंदू धर्म में शक्ति स्वरूपा माना गया है और शक्ति स्वरूपा होने के नाते साहस और निर्भीकता नारी की दो विशेषताएं हैं। लेकिन घरों में पुरुष और स्त्री में बचपन से ही भेदभाव पैदा कर दिए जाते हैं और इसकी वजह से खुद स्त्रियों को लगने लगता है कि साहस और निर्भीकता उनके लिए नहीं बने हैं। लेकिन नारी के अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान शक्ति है, क्योंकि वही शक्ति परिवार को देती है और नारी ही समाज को तथा किसी भी देश को शक्ति देती है। क्या बात है। आइए देखते हैं हमारी कुछ बहनों के विचार। नारी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, किंतु समाज की कुमान्यताएं, कुप्रथाएं उसे रोकती है। जैसे हम एक नारी की पूजा करते हैं माँ दुर्गा के रूप में और दूसरी ओर हम भ्रूण हत्या जैसे पाप करते हैं। अपहरण, धोखा, छल, कपट, हत्याएं, यहाँ तक कि वस्तु की तरह क्रय विक्रय की घटनाएं भी स्थान स्थान पर हो रही है। आज नारी का अस्तित्व खतरा ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा भी समस्या बन गई है। हमने अभी अपनी बहनों से सुना कि कई कोशिशों के बाद भी अभी भी समाज में पूर्ण चेतना नहीं आई। आखिर क्या हल है इन सब का? अंजू जी, ये आप मुझे बताइए। हमारे कानून में काफ़ी सारी व्यवस्थाएं नारी के सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, जैसे कि महिला आयोग है और भी अन्य तरीके की व्यवस्थाएं खड़ी करी गई हैं। हमारे पास एक बहुत बढ़िया कानून बनाया गया है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें कि घरेलू जो हिंसा होती है महिलाओं के ऊपर, जिसमें कि हर तरीके की हिंसा इंक्लूडेड है, उस एक्ट का फायदा महिलाएं ज़्यादा में ज़्यादा उठाकर जो घरेलू हिंसा है उससे बाहर आ सकती हैं। पर उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है कि हमारे समाज के और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनके एटीट्यूड में, उनके व्यवहार में, उनकी सोच में जो परिवर्तन आए तो नारी को सुरक्षा महसूस होगी और नारी अपने अस्तित्व के लिए अच्छे से प्रयत्न कर सकती है और अच्छे से लड़ सकती है और कोई भी अत्याचार हो उसका बहुत अच्छे से सामना कर सकती है तथा वह अपने अस्तित्व को निखरने के लिए जितनी भी उसको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उनका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकती है। अब हम इतिहास से आपको एक ऐसी विशिष्ट महिला से रूबरू करवाते हैं जो नारी के अस्तित्व की सत्य पहचान है। जब भी महिलाओं के अस्तित्व की सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूरी है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ महिलाओं के इतिहास में एक वीर नाम है बल्कि एक आदर्श शासिका के रूप में भी हम सभी को प्रेरणा देती है। जंग के मैदान में अपनी पीठ पर अपने पुत्र दामोदर राव को बांधे युद्ध करना, जहां एक ओर उनके माँ रूपी स्त्रीण गुण हैं, वहीं अपने दुश्मनों को धूल चटाना उनके भीतर पौरुष गुण का संकेत देता है। आज भी नारी की अस्तित्व की एक पहचान है रानी लक्ष्मीबाई। वाह, इतिहास से आते हैं हम आज की वास्तविकता पर।
190 राष्ट्रों के प्रमुख में मात्र 9 ही महिला शामिल हैं। पूरे विश्व के संसद में मात्र 13% महिलाएं हैं। पूरे विश्व के कॉर्पोरेट सेक्टर में भी 15 से 16% महिलाएं ही उच्च पदों पर कार्यरत हैं। अपनी अनपढ़ और पिछड़ी बहनों को साथ लिए बिना कुछ मुट्ठी भर महिलाएं के क्या मायने। हम पूछना चाहेंगे अंजू जी से कि इस संख्या के अंतर का अंत कैसे किया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि टॉप लीडरशिप पोजीशंस पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो लोअर लेवल पोजीशंस हैं और जो लेबर है, मजदूर वर्ग है, उसमें महिलाओं का आर्थिक प्रक्रिया में काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी कारण से, वो ये तो पारिवारिक कारण हो और या फिर खास करके जैसे कॉरपोरेट जगत में एक कॉन्सेप्ट है जैसे ग्लास सीलिंग जिसे कहते हैं, जिसमें कि नारी के लिए कहने को ऊपर जाने की अवसर पूरे हैं, लेकिन उनको असल में जब प्रमोशंस की बात आती है तब किसी भी कारण से उनको प्रमोशंस रोक दिए जाते हैं। इसके साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी स्त्री के ऊपर होती हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि कई बहनें या तो नौकरी छोड़ देती हैं और या फिर परिवार के दबाव में आकर यदि काम चालू रखती हैं, यदि अपना प्रोफेशन चालू रखती हैं, तो भी उसमें जो आने वाली चुनौतियां हैं, उनका जो ज़्यादा चुनौतियां आने वाला जो काम है वो नहीं लेती हैं और इसकी वजह से जितना उनको आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाती हैं। हर व्यवस्था में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जेंडर पैरिटी कमेटी होती है और एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी भी होती है, जिसमें महिलाएं अपनी समस्या ले जा सकती हैं और यदि कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार हो कि उनको लगे कि उनके साथ महिला होने की वजह से उनको प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं या फिर उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है या जितनी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, तो वो उधर अपनी बात ले जा सकती है। इस कमेटी में जी, हर किसी भी प्रतिष्ठान में, हर सरकारी ऑफिस में, इवन सरकारी प्राइवेट ऑफिस ऑफिस की में, बात कर रहे हैं। प्राइवेट ऑफिस में भी, प्राइवेट ऑफिस में भी ये कमेटी होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। ये सरकारी जहां तक ऑफिस है इनमें तो हर एक में होती है। दीदी, आपने हमें आत्मा के जो दो गुण हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, दोनों के बारे में आपने कहा, इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें। आत्मा के अंदर सब गुण हैं। तो अगर हर एक अपने आप को उस रूप से देखे कि मैं एक आत्मा हूँ, स्त्री भी ये देखे कि मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा के अंदर ये संस्कार सारे हैं, सारे गुण हैं। तो शांति का भी गुण है, तो धीरज का भी गुण है, तो प्रेम का भी गुण है, तो शूरवीरता का भी गुण है, बहादुरी का भी गुण है। तो मैं अगर आत्मा रूप में समझती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सारे गुण मेरे अंदर निखर कर बाहर आते हैं। इस अस्तित्व की चर्चा आगे चालू रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। बेटों में भी वो नारीत्व का दर्शन कराए, अर्थात कि नारीत्व शक्ति के बारे में बताए, तो वो बेटा अपनी बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, वो भाई अपने बहन के साथ फर्क नहीं करेगा, उसको बचपन से ही उसको ऊंची उस देवी के रूप में या उस शक्ति। आप भी देखिए नारीत्व दर्शन, नारी को नहीं नारीत्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति।
प्रभु के दो नैना है, दोनों का कोई तोड़ नहीं है, एक दूजे के पूरक है ये, आओ करें दृष्टि परिवर्तन। आओ करें दृष्टि परिवर्तन, नारी को नहीं नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति। ओम शांति। वेलकम बैक। नारी के खास अस्तित्व की सत्य पहचान ढूंढने के लिए आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं न कहीं नारी अस्तित्व, नारी चेतना और नारी संघर्ष से समाज की समस्याएं जुड़ी हैं। इतनी अंधेरी रात में भी कुछ आशाओं के दीपक जल रहे हैं। आइए सुनते हैं ऐसे कुछ खास अनुभव। शादी से पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस करती थी। शादी के बाद मैंने छोड़ दी। अभी गांव आने के बाद मैंने वही सर्विस रीजॉइन करने के लिए अप्लाई किया, तो उसने मुझे अपने चारित्र के लिए डिमांड की, मांग की। मैंने सेंटर में आके बहन को बात की कि भाई ऐसे किया है मेरे साथ। उसने मुझे बहुत समझाते हुए बोला कि रानी पद्मिनी ने अपनी शील और मर्यादा के लिए कितने सहन किया। तो उसी टाइम मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं कुछ भी काम करूंगी लेकिन ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी। जो मेरे रिलेटिव्स हैं और मेरे जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त हैं, उनकी नज़र मेरे धन पर रहती थी, बावजूद मेरे जो मूल्य हैं, मेरे गुणों से उनको कोई लेना देना नहीं रहता था। तो एक बार मैं ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में गई, मैंने वहाँ की दीदी को ये बात बताई, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर कहा कि चोर की नज़र सदैव उस देवी के गहनों और ताज पर रहती है, लेकिन इससे कोई देवी की कदर कम नहीं हो जाती। देवी तो पहले भी वरदानी थी और आज भी वरदानी ही है। तो इस तरीके से मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। तो तब से लेकर आज तक मैं सदैव अपने सम्मान में स्थित रहने का प्रयास करती हूँ। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। हम देखते हैं कि आज विश्व की स्त्रियां ये सोचने लगी हैं कि किस प्रकार वे पुरुष समाज में नर के संपूर्ण वर्चस्व को चुनौती दें। अंजू जी, आपसे निवेदन है कि आप ऐसी सोच की नारियों को मार्ग दर्शाएं। स्त्री का आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। आर्थिक सशक्तिकरण से मतलब है कि पहली वस्तु एसेट ओनरशिप होनी चाहिए। आज जो परिवार में एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, चाहे छोटे से छोटे घर में भी यदि एक मकान होता है, जमीन होती है, तो उसमें जो उसकी मालिकी है उसमें स्त्री का हक होना चाहिए। और न सिर्फ स्त्री का हक होना चाहिए, पर स्त्री का पहले हक होना चाहिए। और साथ में हर एक महिला को, खास करके माओं को ये ध्यान देने की जरूरत है कि अपनी बच्चियों को इस तरीके की एजुकेशन दें, इस तरीके का शिक्षण दें कि कभी भी उनको जरूरत पड़े तो उनमें इतनी हिम्मत हो तथा उनमें उतनी काबिलियत हो कि वह अपना आर्थिक उपार्जन खुद कर सके। भारतीय नारी देवी है, लेकिन नारी वस्तु है या व्यक्ति, ये समस्या अविरत ही बनी रही, क्योंकि व्यवहारिक रूप से लगातार शोषण होते रहे। आज भी नारी जी पाने के लिए मोहताज है, आश्रित है अपने पिता पर, पति पर, भाइयों पर और बेटों पर। आज नारी अपने अस्तित्व की गरिमा कैसे बनाए रखे, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा दीदी। नारी अपने अस्तित्व की गरिमा इस आधार पर बना सकती है कि वो अपने स्वमान में रहे। अपने स्वमान में रहे। वो स्वमान का मतलब है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी आध्यात्मिक अस्तित्व को भूले नहीं। आज क्या हम देखते हैं कि हम शिक्षा की ओर जाते हैं, लेकिन कई नारियां जो शिक्षित नहीं हैं, वो समझती मैं तो शिक्षित नहीं हूँ, मैं तो कोई लायक नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। परंतु अगर वो स्वमान में रहेगी, तो अगर वो शिक्षित नहीं भी है तो भी उस आध्यात्मिकता की शक्ति से जो उसमें गुण आएंगे, वो कई जो शिक्षित महिलाएं हैं उनसे भी उनका व्यवहार और ऊंचा हो सकता है, ये हम मानते हैं। इसीलिए हम आध्यात्म को महत्व देते हैं। आध्यात्म माना आत्मा का अध्ययन। आज जो हालत पैदा हो गई है, मनुष्य केवल शरीर को ही देखता है, और शरीर को देखने के कारण शरीर के ही आकर्षण में या शरीर के प्रति ही कोई नफरत है या आकर्षण है, ये सारे भेदभाव पैदा हो गए। आज संसार में हम देखते ये जो विकार हैं, ये विकृतियाँ इसीलिए आ गई है क्योंकि आध्यात्मिक अस्तित्व को हम भूल गए। तो ये जो अंतर आज पैदा हो गया है,
ये तब समाप्त होगा जब नारी अपने आध्यात्मिक स्वमान में रहे, और उसी स्वमान से अगर पुरुष भी उसको देखे तो अवश्य उसकी भी दृष्टि बदलेगी और नारी की भी दृष्टि बदलेगी, और उसके आधार से समाज का भी परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। माँ ही हर नर नारी की प्रथम शिक्षक और गुरु है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भूमि से भारी कौन प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने माता गुरुतरा भूमे अर्थात माता को भूमि से भी भारी कहकर माता को सम्मानित किया। हजरत मोहम्मद साहब ने एक हदीस में फरमाया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हमारे देश के बापू महात्मा गांधी ने भी कहा है कि मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। हम सभी आत्माओं के पिता शिव परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा ने भी माताओं बहनों पर ज्ञान का कलश रखा और कहा, नारी स्वर्ग का द्वार है। अबला नहीं नारी है सबला, करती रहती जो सबका भला। नारी को तो शक्ति माने, सुख मिले बात सच्ची जाने। अंजू जी एंड दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों यहाँ पे आए, और हमारी ऑडियंस जो यहाँ पे बैठी हैं, आप सब लोग इतनी दूर से आए हैं, आपने अपने विचार यहाँ पे प्रकट किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए हम सभी परमात्मा को साक्षी मानते हुए आज हम सभी ये दृढ़ संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें। हम आध्यात्मिक जागृति से हमारे घर, समाज और देश में नारी अस्तित्व अर्थात हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व का संपूर्ण संरक्षण एवं सम्मान करेंगे। हम नर नारी के शरीर को न देख उसमें आत्मदर्शन, नारित्व दर्शन करेंगे। हम हमारे घर को, मंदिर और देश को एक महान तीर्थ स्थान, देवभूमि बनाएंगे और विश्व में उसका नाम रोशन करेंगे। ओम शांति, वंदे मातरम। प्रिय दर्शकों, कृपया आज के अपने अनुभव भेजें और क्या बदलाव आया है आपके जीवन में हमें जरूर बताएं। हमारा पता है हमारी अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे नारी हमें संतुलित जीवन जीने की सीख देती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओम शांति, वंदे मातरम। संस्कृति की तू रक्षक है, संतति की संरक्षक है। दिव्य गुणों की मूरत नारी, प्रथम गुरु और शिक्षक है। तुम्हें लक्ष्मी, देवी दुर्गा, सरस्वती है पूजन अर्चन। नारीत्व दर्शन, नारीत्व दर्शन, नारीत्व दर्शन। देखना ना भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड। हमारे साथ बने रहिएगा। Winner of the Best Concept National Award. सिट बैक, थिंक अबाउट इट, सोचो, उस पर विचार करो और जल्दबाजी मत करो रिएक्ट करने। वी आर डिटैच फ्रॉम दैट कॉन्शियसनेस कि हम ये काम कर रहे हैं। कि स्विच ऑफ करना अपने आप को एक लेवल पे इम्पोर्टेंट है। हाँ, और अपने स्वमान को स्विच ऑन करें। बहुत ही कमाल की बात। आओ करें दृष्टि परिवर्तन। नारी को नहीं, नारित्व को देंगे एक वैचारिक क्रांति।